नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। वो आपके जीएस के प्रश्न पत्र 1 से होगा। और प्रश्न ये है कि भारत में परिवार व्यवस्था पर विवाह विच्छेद की बढ़ती दरों और विवाह की आयु में वृद्धि के प्रभाव की का जो है वो मूल्यांकन करना है। कि मतलब आप देख रहे होंगे जो तलाक की दर है वो बढ़ रही है, शादी की उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग लेट शादी कर रहे हैं। तो उन्हीं के प्रभावों का हम जो है यहाँ मूल्यांकन करेंगे। और आपके जीएस के प्रश्न पत्र 1 में सोसाइटी से इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यदि आप लोग पीवाईक्यू देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। 12 अंकों का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का टाइम टेबल तो आपको पता ही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कितने बजे, तो शाम को 5 बजे। आप लोग जरूर चैनल पे बने रहिए क्योंकि इस समय क्लासेस होती हैं। संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये फाउंडेशन बैच होता है, और दूसरा है अब की बार मेंस पार बैच। ये दोनों बैच जो है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के समर्पित बैचेज हैं। और दोनों की प्रक्रिया सेम होती है, दोनों की थोड़ा सा गति में अंतर होता है। चूँकि एक जो है वो फाउंडेशन बैच है और आप जो शून्य से शिखर बैच है उसमें हमारे साथ वर्ष भर बने रहते हैं, तो ऐसे में थोड़ी गति धीरे होती है। बाकी जो शून्य से शिखर बैच है उसमें क्या होता है, उसकी गति तेज होती है क्योंकि 3 महीने में पूरा मेंस कवर कराना होता है 80-85 दिन में। तो ऐसे में जहाँ फाउंडेशन वाला जो हमारा बैच है उसमें आपको डेली 2 प्रश्न के माध्यम से या फिर एक समय के बाद 4 देते हैं, तो तैयारी फुलफिल कराई जाती है। और ये जो अब की बार मेंस पार बैच है, यहाँ क्या है कि एक दिन में हम 4 से शुरुआत ही करते हैं और फिर आपके परीक्षा तक जाते जाते 6, 8, 10 तक ले जाते हैं। और डेली प्रैक्टिस के माध्यम से न केवल आपका पूरा टॉपिक कवर कराया जाता है बल्कि उस टॉपिक का मॉडल आंसर भी आपको प्रत्येक टॉपिक के से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, जो पीवाईक्यू हैं, वो सारे कराए जाते हैं और संभावित प्रश्न कराए जाते हैं। तो ऐसे में 750 प्रश्न जो है संस्थान वो आपको करा करके भेजता है ताकि मुख्य परीक्षा में बहुत ही सहज स्थिति में रहें। तो आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारत में परिवार व्यवस्था पर विवाह विच्छेद की बढ़ती दरों और विवाह की आयु में वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। 12 अंक का प्रश्न है और 12 अंक के प्रश्न में आपको पता ही होगा कि 200 शब्दों में लिखना रहता है। और आप जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपके प्रश्न पत्र में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला ये होता है कि 1 से लेकर के जो 10 तक के प्रश्न आते हैं। ये तो पता ही होगा कि एक प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होते हैं और जो 1 से 10 तक के प्रश्न होते हैं वो 8 अंक के होते हैं। उन्हें 125 शब्दों में लिखना रहता है। और दूसरा जो होता है वो 11 से 20 तक के जो प्रश्न होते हैं उन्हें 200 शब्दों में लिखना रहता है और वो 12 अंक के होते हैं। तो ये 12 अंक के हैं। तो इसके तहत एक आप थोड़ी सी भूमिका दीजिए कि भारत में विवाह व्यवस्था एक पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। भाई विवाह को लेकर के धारणा ही है कि ये पवित्र रिश्ता है और अटूट रिश्ता है। हिंदू धर्म में तो यही है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली की आधारशिला है। क्योंकि भाई जो संयुक्त परिवार का जन्म होता है तो उसके मूल में कौन होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, जिसे पति पत्नी बोलता है। उन्हीं से जो है बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे के बच्चे होते हैं और एक पूरा परिवार बनता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में विवाह व्यवस्था एक पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है जो संयुक्त परिवार प्रणाली की आधारशिला है। यह भारतीय सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा आर्थिक व्यवस्थाओं से गहराई से जुड़ा है। मतलब आप क्या बता रहे हैं कि कैसे जो विवाह व्यवस्था है ये हमारे सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक व्यवस्थाओं से गहराई से जुड़ा है। हालांकि हाल के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण विवाह विच्छेद की दर बढ़ी है। मतलब बढ़ी नहीं, आप बढ़ी होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो और विवाह भी अब क्या हो रहा है कि एक तो तलाक की दर बढ़ी है। विवाह विच्छेद मतलब तलाक, आप ऐसे समझिए कि विवाह को पृथक करना, विवाह से अलग होना।
तो विवाह विच्छेद की दर बढ़ रही है और देर से जो शादी हो रही है उसकी भी प्रक्रिया बढ़ रही है। क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले अगर आप ग्रैंडफादर होंगे, उनसे पूछिएगा उनकी शादी कब हो गई थी, तो वो कहेंगे हमारी शादी 14-15 साल में हो गई थी। फादर से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हम 20-21 साल के थे। और आप अपनी शादी देखिएगा तो अभी 24-25 साल के हो गए हैं और शादी को लेकर के कुछ रुझान नहीं है मन में। कारण ये है कि अभी कैरियर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जब कैरियर सेट हो जाएगा तो फिर शादी करेंगे। और कैरियर बनाने में कभी कभी ये स्थिति होती है 30-32 साल में आप जो है जा करके शादी करते हैं। तो सोचिए कि ग्रैंडफादर 15 में कर रहे हैं, फादर 20 में कर रहे हैं, और फिर 20 से आप जो है वो 30 पार जा रहे हैं। जो मेल होते हैं वो जनरली 30 तक पहुंच जाते हैं और जो फीमेल होती हैं वो भी 25-28 के करीब जा रही हैं। तो ये एक रेशियो है और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि NFEHS जो 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों की विवाह की औसत आयु में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब वो दोनों ही जो है अब देर से शादी कर रहे हैं। तो अब आपकी भूमिका का पार्ट हो गया, आपने विवाह के बारे में बता दिया, फिर NFHS जो सर्वे है उसकी चर्चा कर दी। अब थोड़ा सा देखते हैं आपका जो मूल पार्ट है, जो बॉडी है मेन। तो विवाह विच्छेद की बढ़ती दरों के कारण एवं प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रभाव कारण क्या होगा कि बदलते सामाजिक मानदंड। विवाह विच्छेद मतलब जो तलाक जिसे हम लोग कहते हैं, तो तलाक जिसे पहले एक कलंक माना जाता था अब विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है। मतलब पहले क्या था कि मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर हैं इस शब्द को तो सुने ही नहीं होंगे। फादर स्तर पे आते आते चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हम लोग के समय में ये धड़ल्ले से हो रहा है कि भाई नहीं पट रहा है तो डाइवोर्स हो जा रहा है, तलाक हो जा रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा अभिशाप माना जाता था। अगर किसी का तलाक होता था तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बहुत ही मतलब हेय दृष्टि से देखा जाता था कि भाई ये लोग जो है अपने शादी को चला नहीं पाए। लेकिन अब ये ऐसी कोई मान्यता नहीं है, नहीं पट रहा है आप सेपरेट हो जाइए, अलग हो जाइए। यह सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय व्यक्तिगत सुखों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो तलाक या जो डाइवोर्स हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या है कि लोग सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय क्या है कि व्यक्तिगत सुखों को जो है वो प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब अगर एक पहले या अभी भी है कि शादी क्या माना जाता है, शादी दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं होता है कि बस एक लड़की एक लड़का शादी कर ली हो गया। शादी में दो परिवार मिलते हैं, दो समाज मिलते हैं, दो परंपराएं मिलती हैं, मतलब लड़की पक्ष लड़का पक्ष। तो और फिर जब दो समाज दो परिवारों का मिलन होता है तो ऐसे में क्या क्या अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं, चाहे वो मेल के लिए हो फीमेल के लिए। फीमेल को थोड़ा सा और ज़्यादा अपेक्षाओं में आना होता है क्योंकि भाई वो अपना घर छोड़ के आती हैं ससुराल, और अभी तक क्या था कि वो एक घर की बेटी थी, यहाँ आते ही वो क्या बन जाती हैं, पत्नी बन जाती हैं, बहू बन जाती हैं, भाभी बन जाती हैं। तो तमाम दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और कुछ समय के बाद माँ बन जाती हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और अगर कोई महिला इस जिम्मेदारियों को लेकर के मतलब प्रिपेयर नहीं है तो उसको घबराहट होती है। और अगर परिवार सपोर्ट करने वाला है तो सपोर्ट करके चीज़ों को चला लेता है, लेकिन अगर परिवार भी उसी तरीके का निकल गया तो फिर जनरली वो महिला इस प्रेशर को झेल नहीं पाती और उसको लगता है कि यार इससे बढ़िया तो अकेले वाला जीवन ही बेहतर था। तो एक कारण तो ये होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है चाहे मेल हो या फीमेल में, वो मतलब व्यक्तिगत सुख को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मतलब एडजस्ट। भाई विवाह क्या होता है, विवाह एक दो व्यक्तियों में सामंजस्य बैठा के चलने की प्रक्रिया होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो मेल होता है हमेशा उसकी ही चीज़ें चलेंगी उस रिश्ते में, या जो फीमेल होती है उसकी। मतलब यहाँ दोनों को आपस में सामंजस्य बैठा करके, मतलब दोनों एक गाड़ी के दो पहिए के समान है और दोनों यदि बैलेंस मोड में रहेंगे तब वो गाड़ी बेहतर चलेगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब व्यक्तिगत सुख हावी हो जाते हैं कि भाई क्या है कि अब शादी हो गई है तो आपको पति के लिए, पति को पत्नी के लिए अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है। तो ये भी युवाओं में अखर रहा है और ऐसे में उनको लगता है कि छोड़ो यार ये सब चीज़ें बकवास हैं और सिंगल रहते हैं।
हालांकि स्थिति क्या होती है कि जब 2-4 साल फिर सिंगल रह लेते हैं तो लगता है कि नहीं यार, शादी वाली चीज़ें ठीक थी, तो फिर दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। तो ये कहानी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन। बढ़ते विवाह विच्छेद का एक प्रमुख कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना भी है, क्योंकि दंपति अब अधिक स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं। क्या है कि शादी हो रही है और जो कपल होते हैं वो जॉब के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, और शहरों में आप लोग जान ही रहे होंगे कि 1 BHK 2 BHK यही संस्कृति रहती है। तो ऐसे में वो, और अच्छा दूसरी चीज़ ये कि शहरों में महंगाई ज़्यादा है, उतनी आमदनी होती नहीं है, तो वो अपने ही जीवन यापन को लेकर के पूरी तरीके से उसी में रम जाते हैं, और फिर वो अपने माँ बाप को या अपने समाज से उस तरीके का जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। तो एक तो उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था भी होती है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उनको फिर यही जीवन अच्छा लगने लगता है। तो होता क्या है कि जब पेरेंट्स की भूमिका नहीं रही, पति पत्नी रह रहे हैं शहर में, लड़ाई झगड़ा किए, उसके बाद एक समय के बाद स्थिति डाइवोर्स तक चली जाती है। जब आप संयुक्त परिवार में रहेंगे और अगर इस तरीके की चीज़ें निकल के आएंगी, तो मदर हैं, फादर हैं, भाभी हैं, तो ये लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझाएंगे। मेल की गलती रहेगी उसको समझाया जाएगा, फीमेल की गलती रहेगी उसको समझाया जाएगा, और परिवार जो है फिर या आपको कहने का अवसर मिलेगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप अपने गार्जियन से कहिए, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शहरों में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और इस तनावपूर्ण जो जीवन शैली लोगों ने अपना लिया है कि भाई भोग विलासिता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आमदनी से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो तमाम तरीके का यत्न कर रहे हैं। तो जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो बहुत ही यांत्रिक होता जा रहा है। मतलब उसके जीवन में भोग विलास की चीज़ें इतना ज़्यादा इकट्ठा करने में वो मशगूल हो गया है कि जो वास्तविक जीवन है वो जी ही नहीं पाता है, और उसी लोन EMI भरने के चक्कर में वो तबाह है, उसकी ज़िंदगी तबाह पड़ी हुई है। और शहरी युवाओं में, तो जो शहरी कपल्स हैं उनमें ये चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ग्रामीण में तो अभी भी, चूँकि कंबाइंड फैमिली है, खेती बाड़ी है, तो वहाँ लोग जीवन को और अच्छे से जी ले रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट जो विवाह विच्छेद का है, जो मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो शहरीकरण, जो संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है शहरों में, फिर बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माँ बाप लड़े झगड़े, तलाक ले लिए, लेकिन बच्चे भाई अब तो ये आता है कि कुछ दिन बच्चा जो है माँ के पास रहेगा, कुछ दिन फादर के पास रहेगा, तो पेंडुलम की तरह बेचारा झूलता रहता है। जबकि जो बच्चे होते हैं उन्हें दोनों का बराबर प्रेम मिलना चाहिए। तो जब बच्चा शुरू से देख रहा है, तो ऐसे में उसका जो उसकी मन स्थिति, जो मानसिक अवस्था जो उसकी विकसित होगी, तो वो क्या होगा कि उसमें मानसिक असंतुलन की चीज़ें पाई जाएंगी, अस्थिर उसका चित्त रहेगा, और सामाजिक समायोजन में क्या होगा, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहा है, केवल वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा देख रहा है। तो वो सामाजिक सामंजस्य बैठा ही नहीं पाएगा, और वो बड़ा ही विचलित रहेगा। और वाकई में एक सर्वे में ऐसा निकल के आया भी है कि जिन परिवारों में आपसी अंतरकलह है, वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अवसादग्रस्त पाए गए हैं, कुंठाग्रस्त पाए गए हैं, और उनका जिस तरीके का मानसिक विकास होना चाहिए वो प्रभावित हुआ है। तो ठीक है, तो आप बच्चों वाला भी जरूर डालिएगा कि प्रभाव के तहत। फिर परिवारों में भावनात्मक और सामाजिक तनाव, मतलब क्या होता है कि कपल तो जो है वो तहस में आ करके और तलाक का पिटीशन फाइल कर दिए, और वकील लोगों को तो एक वो मिल गए, केस मिल गया, उनकी आमदनी का साधन आप बन गए। लेकिन सोचिए, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों चाहे वो लड़के के माँ बाप हों। फिर चूंकि आप तो बच्चे ही हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो हर समय आपकी चिंता करते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई अब हमारे बच्चे की शादी टूट रही है, हमारे जो नाती पोता है वो किस स्थिति में रहेंगे, इनका फ्यूचर कैसे जाएगा, फिर क्या दूसरी शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दूसरी शादी यदि करेंगे तो क्या वो कंटिन्यू रहेगी चीज़ें कि नहीं रहेंगी, मतलब वहाँ बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेचारे जिन बुजुर्गों का जो लास्ट समय होता है जहाँ वो सुकून से रहना चाहते हैं, तो आप जो है क्या करते हैं कि उनको बहुत बड़ा सर दर्द दे देते हैं। वही इसमें कहा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के विवाह विच्छेद से भावनात्मक और सामाजिक जो है तनाव महसूस करते हैं।
फिर सशक्तिकरण, मतलब आपको ये चौंकाएगा ये पॉइंट, और कि सशक्तिकरण कैसे विवाह विच्छेद को बढ़ा रहा है। तो इसमें आप देखें कि विवाह विच्छेद की बढ़ती दरें महिलाओं के आर्थिक शैक्षणिक रूप से सशक्त होने का प्रमाण भी है, क्योंकि वे अपमानजनक विवाह को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। जैसे जैसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो वैसे वैसे ये मान के चलिए कि विवाह विच्छेद की दर और बढ़ रही है। कारण क्या है? पहले जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थी और वो अपने पति पर पूरी तरीके से डिपेंड होती थी, तो वहाँ पति थोड़ा सा उसकी जातियों को भी वो मानने के लिए मजबूर थी, और वो जैसे रखता था ये रहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर हमको पति छोड़ देगा तो हमारा होगा क्या। तो ये जो असुरक्षा की भावना थी उन्हें जुल्म सह करके भी घर में बनाए रहती थी। और बहुत से ऐसे नालायक पति रहे कि पत्नियों को आजीवन प्रताड़ित किए हैं, फिर भी वो उनके साथ बनी रह गई, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति बदल गई है। अब और जिस तरीके से चीज़ों, अब लड़कियां पढ़ रही हैं और उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है, आरक्षण की चीज़ें मिल रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वर्किंग प्लेस पे आप देखेंगे, नौकरियों में आप देखेंगे तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की भागीदारी होगी। तो जो लड़की आर्थिक रूप से डिपेंड है, कमा खा रही है, वो आपको क्यों बर्दाश्त करेगी आपके वाहिवात नाज नखरे को। देखिए यहाँ मैंने शब्द दिया वाहिवात, मतलब बेकार सी चीज़ों को लेकर के। तो एक कारण तो ये है कि भाई अगर आप जुल्म करेंगे और वो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो वो सोचेगी यार हम अलग ही रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि सबका ही मानना है कि भाई जीवन एक ही बार मिला है और इसको अच्छे से जिया जाए। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी रहती है कि कभी कभी एक पार्टनर सही होता है, लेकिन चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण जो हुआ तो उसमें महिलाओं का दिमाग खराब हो गया, मतलब अपवाद में मान लें, और उनको लगता है कि अब हम इसको अपनी शर्तों पे मतलब कराएंगे, भाई कमा के हम ला रहे हैं तो हमारे हिसाब से चले। तो महिलाओं को भी ये टेंडेंसी नहीं अपनानी चाहिए, उनको भी मान के चलना चाहिए कि देखिए आप अगर धरती पे आई हैं तो आपके कुछ दायित्व हैं। अगर शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें पितृ ऋण की बात होती है, तो पितृ ऋण से आप मुक्त कब होंगे? जब आप एक संतान को जन्म देंगे। और अगर सभी लोग यही सोच लें कि शादी नहीं करना है या तलाक लेके अलग रहना है, एकाकी जीवन जीना है, तो फिर तो जो हम लोग की जो होमो सेपियंस हैं हम लोग, वो तो एक समय के बाद विलुप्त हो जाएंगे। और विकसित देशों में ही हो भी रहे हैं कि जो भी बहुत से महत्वपूर्ण देश हैं वो विवाह करना ही नहीं चाह रहे हैं। जो विकसित हो चुके हैं वहाँ की युवा या युवतियों में ये टेंडेंसी पाई जा रही है। तो खैर उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या है कि दोनों को सामंजस्य बैठा के रखने की ज़रूरत होती है। अब विलंबित विवाह के निहितार्थ, भाई लोग क्यों विलंब से विवाह, क्योंकि आपके पार्ट में तो एक ये भी था ना कि तलाक और फिर विलंबित विवाह, मतलब लेट से लोग विवाह क्यों कर रहे हैं। तो उसके कारण ये है, सबसे पहला वही कि करियर को प्राथमिकता। पहले क्या स्थिति रहती थी कि आप एक उम्र पार कर लिए, 18-20 साल के आप हो गए, बालिग हो गए, आप चाहे कुछ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपकी शादी परिवार के द्वारा कर दी जाती थी। अब क्या स्थिति है कि अगर आप चाह भी रहे हो कि हमारी शादी कर दी जाए, तो आपको कोई लड़की का फादर शादी नहीं करेगा। उसको लगेगा कि भाई लड़का कर क्या रहा है। पहले क्या था कि जो आर्थिक डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर पे थी, और सबके पास कुछ बीघे खेत होते थे, तो जो लड़की के फादर होते थे उनको लगता था कि चलो खेती बाड़ी है और जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन अब चीज़ें इससे आगे बढ़ गई। अब अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक तृतीयक सेक्टर की भूमिका बढ़ गई है। तो ऐसे में लड़कों से अपेक्षाएं ज़्यादा होने लगी हैं, और लड़कों को भी ये साबित करना पड़ रहा है कि भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब में आ जाए या बहुत अच्छी नौकरी में आ जाए, क्योंकि जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके की शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वहन तभी हम कर पाएंगे कि जब हमारा कैरियर सेटल रहेगा। तो एक तो लड़कों में भी ये सोच, और दूसरी चीज़ लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, लड़की में भी ये सोच कि भाई जिससे हम जुड़ रहे हैं वो कम से कम आर्थिक रूप से सेटल हो, वो हमको सुरक्षा दे सके। तो इसी वजह से कैरियर को प्राथमिकता दी जा रही है, तो शादी वाली चीज़ें लेट हो रही हैं। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण मैटर निकल के आ रहा है कि विवाह के प्रति जो है एक अनिच्छा की भावना आ रही है। मतलब क्या है कि आप सर्टेन एक समय के बाद, जैसे भाई आप बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे में लिव इन की संस्कृति आ गई है, लोग बिना शादी विवाह किए ही साथ रह रहे हैं, सारी नीड्स पूरी हो रही हैं।
तो शादी की तरफ उनका झुकाव ही नहीं जाता। सोचते हैं कि कौन जिम्मेदारी ले, कौन एक सामाजिक बंधन में बंधे, और फिर बच्चे उच्चे होंगे तो भी एक समस्या रहेगी। तो उससे बेहतर है कि विवाह ही ना किया जाए, यही जो जीवन है यही बहुत बेहतरीन जीवन है, ऐसे ही जिया जाए। तो ठीक है, अभी लोग युवा हैं, नई चीज़ों को समझ पाते, तो उनको लगता है कि ठीक है ये जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय के बाद इस जीवन में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और निकल के आ भी रहे हैं। आप आए दिन न्यूज़पेपर में इनकी समस्याओं को भी देख रहे होंगे। फिर अगला क्या है कि प्रजनन क्षमता में कमी। तो कई दंपत्ति तो क्या होता है कि वो डबल इनकम और नो किड्स जीवन शैली को अपना रहे हैं और निसंतान विवाह का विकल्प चुनते हैं। मतलब कि तो आप लेट से शादी कर रहे हैं, तो जो आप के बच्चे पैदा करने की जो वाकई में उम्र होती है वो तो निकल चुकी होती है, क्योंकि साइंस भी ये कहता है कि अगर फीमेल है तो 24-25 साल की उम्र में पहला बच्चा हो जाना चाहिए, ये अधिकतम है। अब हो क्या रहा है कि 27-28 में शादी कर रही है, जो पहला बच्चा कंसीव कर रही है फीमेल, वो 30 तक जा रहा है, मेल 35-36 तक जा रहे हैं। तो उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि वो मतलब प्रजनन की चीज़ों को लेकर के कर सकें। तो एक समस्या तो ये आ रही है जो लेट शादी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी दंपत्ति हैं कि जो विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उनका एक बॉन्ड होता है कि भैया डबल इनकम, विवाह करेंगे, आप भी वर्किंग हम भी वर्किंग हैं, दोनों बढ़िया से कमाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन क्या होगा, डबल इनकम नो किड्स, मतलब ऐश करेंगे दोनों लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। और ये चीज़ें जो महानगर है वहाँ खूब धड़ल्ले से विकसित हो रही हैं। फिर पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन, विलंबित विवाह से निर्णय लेने में बुजुर्गों का जो है प्रभाव कम हो जा रहा है। जब आप बहुत लेट से शादी कर रहे होते हैं तो ऐसे में आप खुद बहुत परिपक्व हो जाते हैं, और आपके बुजुर्ग काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो उनकी जो भूमिका होती है वो सलाहकारी भी नहीं रह जाती। बाध्यकारी तो छोड़ दीजिए कि वो सलाहकारी भूमिका में भी नहीं रह जाते। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। फिर एकल जीवन और लिव इन संबंधों में वृद्धि, तो वही जो मैंने चर्चा करी कि भाई अब क्या है कि लोग काम की तलाश में बाहर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं और लिव इन में रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यही जीवन का सुख है, और शादी विवाह में क्या रखा है, क्यों एक जिम्मेदारी को ओढ़ा जाए। फिर अगला इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सांस्कृतिक अलगाव। विवाह रूपी संस्था ने न केवल संयुक्त परिवार प्रणाली को झटका लगा है, बल्कि सामूहिकता में भी गिरावट आई है, जिससे जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हानि भी हुई है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान थी, जो हमारी एक परंपरा थी, उसको भी वर्तमान में जो विवाह विच्छेद की चीज़ें हैं और तलाक की बढ़ती दर है, लिव इन की जो संस्कृति निकल के आ रही है, तो वो सब कैसे मतलब इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको देखने के बाद आप जो है एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए, किस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में विवाह विच्छेद की तरह बढ़ती दरें और विलंबित विवाह समाज के संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाते हैं। तो चूंकि हमारा समाज क्या है कि अभी भारतीय समाज संक्रमणकालीन अवस्था में है। संक्रमणकालीन अवस्था में क्या है कि हम अपनी परंपराओं को भी मानना चाहते हैं, और नयापन जो हम पश्चात, भाई अगर तलाक, डाइवोर्स, चार्ट विवाह करना, लिव इन की परंपरा, शादी के पहले बच्चे, ये सब हमारा कल्चर तो नहीं रहा है। ये सब कहाँ का कल्चर रहा है, ये सब पाश्चात्य कल्चर रहा है। ब्रिटिश मतलब यूरोपीय या अमेरिकी देशों में ये सब मान्यताएं रही हैं। तो चूंकि वैश्वीकरण का जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, तो उसमें जो नुकसान है तो ये भी है कि भाई हम अपने कल्चर को छोड़ करके वहाँ की चीज़ों को अपना रहे हैं और नितांत भौतिकतावाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जीवन में अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है, मतलब मध्यम मार्ग वाली चीज़ें ही सही है। जो हमारे बुद्ध भगवान ने कहा है कि आप जो है न तो बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ जाइए और ना ही पूरी तरीके से संन्यास की तरफ, बीच में आप बने रहिए, और यही जीवन का असली ध्येय होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पुरानी जो हमारी अपनी परंपरा है उसे पूरी तरीके से नकार करके और नई परंपराओं को अपना भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि हम पेंडुलम हो गए हैं और पेंडुलम की तरह संक्रमणकालीन दौर में है। और यही आप बता रहे हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्यों, संयुक्त परिवार की अवधारणा को व्यापक रूप से क्षति पहुंचा रहा है। अतः आवश्यकता है कि परिवार के पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का अधिक व्यवहारिक होगा, मतलब संतुलन बनाना जो अधिक व्यवहारिक होगा। तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि
देखिए कोई भी नयापन है, कोई भी सोसाइटी आती है, कोई भी समाज जो होता है तो उसमें नयापन वो होना भी चाहिए, क्योंकि जड़ समाज तो ठीक नहीं है, गतिशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन गति मतलब विध्वंसक ना हो, वो गति जो है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। और अगर हम कोई परिवर्तन भी कर रहे हैं तो उसमें जो भी सारे उसके प्लस माइनस सोच करके तब उस पर आगे बढ़ें। और यही संतुलन स्थापित करने की बात आप अपने निष्कर्ष में दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हम जो है वो पाश्चात्य चीज़ों को अगर अपना रहे हैं तो हम अपनी परंपराओं को भी जो ज़रूरी है, जो उपयोगी है, उसे जो है हम बना के रख रहे हैं। तो इस तरीके का निष्कर्ष देके अपने उत्तर को ख़त्म करिए। और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ हम एक्सप्लेन की तरफ ज़्यादा गए हैं। कारण ये है कि ये आए दिन हम लोग, चूँकि जब क्लास ख़त्म होती है तो तमाम विद्यार्थी, हम लोग के विद्यार्थी भी बड़े बड़े होते हैं, तो कुछ इस फेज में रहते हैं, तो पति पत्नी में पट नहीं रहा है, तैयारी में है, डिस्टर्ब है, कैरियर डिस्टर्ब है, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने उन विद्यार्थियों को भी एड्रेस किए हैं कि जो मैरिड जीवन में जी रहे हैं, और आप लोग भी जो अनमैरिड होंगे वो भी 1 साल 2 साल 4 साल में इस फेज में आएंगे, तो कैसे जीवन को मेंटेन करके चलना है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी ही है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ आपको जो प्रश्न दिए जाते हैं आप इसी तरीके से लिख करके दिखाते हैं, प्रॉपर वे में इसका मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है बताई जाती है, फिर मॉडल आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए पीछे कमेंट किया गया है पूरा भर भर के। आपको कमेंट करने के बाद मॉडल आंसर भी संस्थान इसी तरीके से देता है। और ये प्रत्येक जो टेस्ट होता है उसका प्रत्येक टॉपिक से होता है, सेम डे होता है, मतलब सेम डे हम आपको प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर मॉडल आंसर देते हैं। और ये मॉडल आंसर कितना रहता है, तो 750 प्रश्नों का मॉडल आंसर रहता है। तो कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है ये आप समझ सकते होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लिंक है हमारा टेलीग्राम में समृद्धि IAS का, @समृद्धि IAS ऑफिशियल। तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। 2 हमारे यूट्यूब के चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS का, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है, और यहाँ आप देखेंगे बहुत से कंटेंट पड़े हुए हैं और निरंतर भविष्य में पढ़ते रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात कि आपको यदि हमसे बात करना है, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।